सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए सुप्रभात की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में 72वें वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी। प्रबल दावेदार बोले सरकार ने राष्ट्रीय प्रशासन अधिनियम और खेलो भारत नीति के क्षेत्र में किए कई सुधार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का करेंगे दिल्ली कैंट के करिया ग्राउंड में चल रहे शिविर में देश भर 898 लड़कियों समेत 2406 कैडेट ले रहे हैं हिस्सा। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत देशों के कैडेट और अधिकारी भी समारोह का 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ संपन्न होगा शिविर। आज गोवा में भारतीय तट रक्षक स्वदेशी प्रताप का जलावतरण करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्मित 2 पोतों में तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से विशेष आर्थिक क्षेत्र और उसके भीतर और उसके प्रदूषण रोधी अभियान चलाने में मिलेगी मदद। वेनेजुएला में हुए घटना सभी संबंधित पक्षों से शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से वेनेजुएला गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय। समुदाय के सदस्यों के संपर्क में स्थित भारत का दूतावास और धान उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए भारत चीन को पीछे छोड़ा। विश्व में पहला स्थान किया मंत्री शिवराज सिंह असाधारण सफलता देश की खाद्य सुरक्षा और भंडारण क्षमता को मिलेगी मजबूती। किसानों को लोकार्पित की गई कृषि विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र द्वारा 184 नई किस्में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ। रविवार को उत्तर प्रदेश की 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2036 खेलों की मेजबानी प्रबल दावेदार। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल की सरकार ने क्षेत्र में कई सुधार जिनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन और खेलो भारत नीति शामिल। देश का खेल मॉडल खिलाड़ियों और इसलिए कई वर्षों में खेलों में हम सफल। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं की पहचान, उनकी उचित ट्रेनिंग, उनकी डाइट और पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर ध्यान दे रही है। भारत को अपने युवा खिलाड़ियों पर गर्व है जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आजकल दुनिया में भारत की ग्रोथ की हमारी इकोनॉमी की भूरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन जब देश विकास करता है तो ये प्रगति सिर्फ आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहती। ये आत्मविश्वास खेल के मैदान पर भी दिखता है। यही हम बीते कुछ सालों में हर स्पोर्ट्स पे देख रहे हैं। साल 2014 के बाद से अलग खेलों में लगातार बेहतर हुआ है। हमें बहुत गर्व होता है जब जैन खेल के मैदान पर तिरंगा फहराते देखते हैं। साथियों एक समय था जब खेलों को लेकर सरकार और समाज दोनों में ही उदासीनता का भाव था। इस वजह से खिलाड़ियों में भी अपने भविष्य को लेकर आशंकाएं रहती थी। बहुत कम युवा स्पोर्ट्स को करियर की तरह अपनाते थे। लेकिन बीते दशक में स्पोर्ट्स को लेकर सरकार और समाज
दोनों की सोच में बदलाव दिख रहा है। सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। टैलेंट की पहचान, साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान और पारदर्शी चयन अब हर स्तर पर खिलाड़ियों को सर्वोपरि रखा जाता है। साथियों आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश का हर सेक्टर, हर डेवलपमेंट डेस्टिनेशन इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है। और स्पोर्ट्स का डेस्टिनेशन भी इसमें से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वॉलीबॉल सिर्फ एक आम खेल नहीं, बैलेंस और सहयोग का जहां पक्का इरादा, इच्छा शक्ति दिखती है। किसी की अपनी भूमिका होती है, जिम्मेदारी तभी सफल होते हैं जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से हमारा राष्ट्र भी ठीक इसी तरह प्रगति कर रहा है। साथियों वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट्स नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है। यह सहयोग का खेल है। और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग-अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है। और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का शनिवार को दिल्ली एनसीसी कैंप में उत्साहपूर्ण और भव्य समारोह के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सुबह 10:30 बजे एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एनसीसी कैंप में भाग ले रहे युवा कैडेट से मुलाकात करेंगे और इस वर्ष गणतंत्र दिवस शिविर 2406 भाग ले रहे हैं, 898 लड़कियां शामिल हैं।
इस वर्ष जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 127 कैडेट और पूर्वोत्तर 131 कैडेट शिविर में भाग इसके साथ ही यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 25 मित्र देशों के अधिकारी भी समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एनसीसी कैडेट और मार्चिंग सहित अलग अलग गतिविधियों में भाग। शिविर 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ संपन्न होगा। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया कि कुल संख्या कैडेटों की 17 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गई है, 20 लाख हो गई है, जिनमें 40% बालिका। शिविर के दौरान निदेशालय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। एनसीसी कैंप 2026 की शुरुआत यहाँ पर आज हुई है। इस कैंप में जो कि एक ट्रेडिशन रहा है काफी टाइम से ऑल ओवर इंडिया के यहाँ पे तकरीबन 2,500 कैडेट हर साल इकट्ठा होते हैं। इस बार ये नफरी 2,500 जिसमें से तकरीबन 40% कैडेट हमारी गर्ल्स हैं। और इस बार की खास बात ये इस बार तकरीबन 22 कंट्रीज से हमारे पास इस इवेंट में शामिल होंगे। तो कैडेट्स यहाँ पर एक महीने का ये कैंप है एनसीसी परेड ग्राउंड में, जिसमें सभी वीआईपी कैंप को विजिट करते हैं। उनमें सिग्नेचर इवेंट है हमारा प्राइम जो कि 28 जनवरी को होगी। उसके रक्षा राज्य मंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री तमाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस कैंप को विजिट करते हैं। और इस कैंप की जो हाईलाइट्स होती है वो है यहाँ पर कंटिजेंट्स जिन्होंने कर्तव्य पथ पर कर्तव्य डे को पार्ट लेना ट्रेनिंग की जाती है। उसके अलावा एनसीसी की परेड है, डे की परेड तैयारी की जाती है। उसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो कि यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा हम अपने कैडेट्स को मौका देते हैं नामी ग्रामी हस्तियों से मिलने का, जो कि इनको इंटरेक्ट करेंगे इन कैडेट से इश्यूज ऑफ द एक्सपर्टीज वेदर इट इज टेक्नोलॉजी न्यू प्रैक्टिसेस good health. So this camp is all inclusive. It's a part of youth involvement, development of youth, and various skills will be imparted to them. और हर कैडेट एनसीसी कैडेट का ड्रीम होता है इस कैंप में पार्ट लेना। तो तकरीबन जैसा आप जानते हैं एनसीसी की नफरी 17 लाख की तरफ हो रही है। और इस कैंप में 2,500 ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। भारतीय तट रक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रताप किया जाएगा और गोवा शिपयार्ड में निर्मित समुद्री प्रदूषण से निपटने और बचाव के कार्यों और विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में बल के तट रक्षक समुद्र प्रताप का जलावतरण करेंगे। The Indian Coast Guard ship Samudra Pratap, India's largest and most advanced pollution control will be commissioned on 5th January 2026 by Defence Minister Shri Rajnath Singh. ICGS Samudra Pratap reflects India's Atmanirbhar vision in maritime strength. Indigenously designed and built, it is equipped for pollution firefighting, maritime surveillance, powered by advanced automation and cutting-edge technology. Based at Kochi, she stands ready to protect India's vast maritime zone. ICGS Samudra Pratap, Majesty of the Sea, safeguarding India's maritime future. वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के बाद से देश में अस्थिरता का वेनेजुएला में हालात को लेकर भारत ने बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी करते हुए कहा है कि वेनेजुएला गहरी चिंता का विषय। हम बदलते हालात करीब से नजर रख भारत वेनेजुएला के लोगों और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। हम सभी संबंधित
संबंधित लोगों से अपील कि वो बातचीत के जरिए शांति से मुद्दों को ताकि इलाके में शांति और स्थिरता बनी रहे। मंत्रालय ने आगे लिखा कि भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के लोगों के संपर्क में हर मुमकिन मदद देता है। वहीं विदेश मंत्रालय की ओर से वेनेजुएला में रह रहे एडवाइजरी भी जारी की गई। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने हालिया भारतीय नागरिकों से वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह। वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी बेहद सावधानी अपनी गतिविधियों को सीमित स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क सलाह दी गई। दूतावास का ईमेल जारी किया गया है .caracas@mea.gov.in और आपातकालीन फोन नंबर भी जारी किए गए हैं जो कि है +58 412 9584 288। भारत ने कृषि के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत ने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। देश का कुल चावल उत्पादन 150.18 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जबकि चीन का उत्पादन 145 मिलियन टन रहा है। कृषि मंत्री ने इसे देश के लिए एक अभूतपूर्व सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि कभी भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दुनिया को भी अनाज उपलब्ध करा रहा है। भारत अब बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात कर रहा है और देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार मौजूद है, जिससे खाद्य सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित है। और हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बीज विकास निगम के साथियों सहित, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि हम विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वाधिक योगदान दें। और नए साल में मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन चीन को पीछे छोड़ने के कारण मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हम अब मांगने वाले नहीं, दुनिया को चावल देने वाले देश हैं। और उसके लिए संबंधित सभी मित्रों को, हमारे सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक साथी, विभाग, सरकार की योजनाएं, परिश्रमी हमारा किसान, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से विकसित 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में भी जारी की। ये बीज अधिक पैदावार देने वाले, बेहतर क्वालिटी वाले और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि ये बीज जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाए जाएं ताकि उन्हें सीधा लाभ मिल सके और उनकी आय बढ़े। अनाज बहुत जागरूक है। जैसे मैंने धान की 2 किस्में पिछली बार रिलीज की थी, तो कई जगह मुझे पकड़ लिया किसानों ने कि साहब हमें कब मिलेगा बीज। तो वो आज की खबर भी मीडिया के माध्यम से ढंग से जाएगी तो वो पूछेगा ये आ गई 184 नवीन प्रजाति, हमें बीज दो। तो ये कैसे तेजी से किसानों तक पहुंचे, और उसके लिए जो हमने तय किया है कि प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर रिसर्च किया तो उस पीरियड को भी उसको भी हम मानने का काम करेंगे। नहीं तो पहले एक करे फिर दूसरा करे और उतना ही समय, दुगना समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये कदम स्वागत योग्य है
एक मंत्री के रूप में और किसान के रूप में मुझे लगता है कि हम कैसे और जल्दी से जल्दी इन किस्मों को किसान तक पहुंचा पाए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी विशेषताओं को प्रचारित करना है भाई। अब 184 तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगी। हमने तो खट बटन दबाया और 25 फसलें 184। अब ये 184 कौन कौन सी प्रजाति किस इलाके के लिए, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, किस माटी में, किस कंडीशन में, कहां के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आप एक अभियान चलाइए किसानों को एजुकेट करने का। और हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र। ये अपने अपने इलाके के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त है, 184 का उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं। उनके इलाके में, उनके प्रदेश में, या प्रदेश में भी अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनमें किस केवीके के इलाके में, किस जिले में कौन सी चीज उपयुक्त है, ये केवीके कार्यक्रम हाथ में लेते। मैं केवल इन 184 की बात नहीं कर रहा जिनको 3 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने 109 रिलीज करी थी, तो उनको भी पूरी तरह से किसानों को बुला के, एक केवीके में 200 किसान आसानी से 250 किसान आप बुला के उनको जानकारी दे सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। और एक जिले में अगर पूरे जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले जागरूक 200-300 किसानों को आपने जानकारी दे दी, तो वो जानकारी फिर तेजी से बाकी किसानों तक पहुंच जाएगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली है। विशाख रिफाइनरी में HPCL की रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी का सफल संचालन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। स्वदेशी इंजीनियरिंग से बनी ये अत्याधुनिक सुविधा तेल रूपांतरण करके हर बैरल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है और ये 93% तक तेल रूपांतरण कर सकती है और हर बैरल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं है, भारत के आत्मविश्वास, तकनीक, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा भविष्य की मजबूत नींव है। आज का भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, आज का भारत अपना ऊर्जा भविष्य स्वयं गढ़ रहा है। ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत का अडिग संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित होकर ऊर्जा क्षेत्र में भारत निरंतर प्रगति के नए आयाम जोड़ रहा है। ऊर्जा अब विकास की शक्ति बन चुकी है और इसी शक्ति से भारत अपने हर क्षेत्र, हर राज्य और हर नागरिक को सशक्त बना रहा है। HPCL ने विशाख रिफाइनरी में ऊर्जा सशक्तिकरण का एक ऐसा ही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है जो अत्याधुनिक तकनीक, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा इन सभी का संगम है। 31,407 करोड़ रुपए के निवेश के साथ HPCL विशाख रिफाइनरी की क्षमता बढ़कर 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो चुकी है। आधुनिकीकरण परियोजना ने आंध्र प्रदेश को भारत के पूर्वी तट का एक सशक्त ऊर्जा केंद्र बना दिया है, जिसका सबसे बड़ा लाभ भारत के नागरिकों तक पहुंचा है, जिसमें पूरे निर्माण काल में औसतन 10,000 लोगों को प्रतिदिन रोजगार मिला, जिससे 675 लाख मैन डे का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हुआ। इस परियोजना में 3.7 लाख घन मीटर कंक्रीट और 92,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, जो बुर्ज खलीफा के निर्माण में उपयोग की गई मात्रा से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त 15,000 किलोमीटर केबलिंग की गई है, जो पृथ्वी के व्यास से भी अधिक है। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकी। HPCL विशाख रिफाइनरी ने इतिहास रचा। रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी RUF यूनिट के सफल समापन के साथ ये दुनिया की पहली LC-MAX आधारित यूनिट है और भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित रेसिड्यू हाइड्रो क्रैकिंग सुविधा है। ये भारतीय रिफाइनिंग सेक्टर में तकनीकी नेतृत्व का नया अध्याय है। RUF अत्यंत भारी कच्चे तेल के 93% अंश को उच्च मूल्य स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करता है। 3 विशाल LC-MAX रिएक्टर्स प्रत्येक लगभग 2200 टन का पूरी तरह भारत में फैब्रिकेट और असेंबल किए गए हैं, यानी मेक इन इंडिया और डिलीवरिंग फॉर द वर्ल्ड। RUF के जुड़ने से HPCL विशाख रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 11.6 पहुंच गया है।
रिफाइनरी अब सभी प्रकार के भारी और अवसर आधारित कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर रही है, जिससे प्रति बैरल अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। आज HPCL विशाख रिफाइनरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संपूर्ण पेट्रोलियम आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की ऊर्जा जरूरतों को भी मजबूती दे रही है। ये ईंधन सुरक्षा को सशक्त करता है, गतिशीलता को बढ़ाता है और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देता है। इतिहास में पहली बार इतनी जटिल औद्योगिक इकाई को संचालित करने के लिए AI आधारित डिजिटल सिस्टम्स लागू किए गए हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये डिजिटल भारत का आत्मविश्वास है जो देश की ऊर्जा यात्रा को एक नई दिशा दे रहा है। यही है आज का भारत, जो आत्मनिर्भर है, जो नवाचार में अग्रणी है और जो दुनिया को दिशा देने के लिए तैयार है। यही है विश्व गुरु भारत, जो भविष्य का निर्माण कर रहा है। भगवान बुद्ध के पवित्र पेपरहवा अवशेष एक सदी से अधिक समय बाद भारत वापस लौट रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पेपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अब भारतीय जनमानस को भी भगवान बुद्ध के इन अमूल्य और पवित्र अवशेषों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और वो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद ले सकेंगे। फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते इस दुर्लभ और ऐतिहासिक पल की कुछ झलकियां आपको भी दिखाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। सवा सौ साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है। भगवान बुद्ध सबके हैं, भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र रेलिक्स भारत की विरासत है। शताब्दी भर की प्रतीक्षा के बाद ये धरोहरें फिर से भारत लौटी है। इसलिए मैं देश भर के लोगों से भी कहूंगा कि वो इन पुण्य अवशेषों के दर्शन के लिए, भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ने के लिए एक बार यहाँ अवश्य आए। भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता। भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है।